नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सिंघवी और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल ब्लू पेलिकन वेल्थ मैनेजमेंट पे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस की कि मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके पास में एक मेडिकल या मेडिक्लेम की पॉलिसी है तो आप उसमें ये सारे फैक्टर्स चेक कर सकते हैं कि आपकी मौजूदा पॉलिसी में वो सारे फैक्टर्स है या नहीं है। और अगर आपके पास में कोई मेडिक्लेम की पॉलिसी नहीं है तो आप इन फैक्टर्स को जरूर देखें और सुनें ताकि आप एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस ले सकें। दोस्तों, आज के टाइम पे जहाँ कोविड का डर बहुत बढ़ता जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है और इंडिया में इस समय 24 से ज़्यादा मेडिक्लेम की कंपनी है। 4 जो कंपनी है वो गवर्नमेंट की है, नेशनल इंडिया, यूनाइटेड, ओरिएंटल और न्यू इंडिया, ये गवर्नमेंट की प्रमोटेड कंपनीज है और बाकी की 20 कंपनी प्राइवेट की है। हर कंपनी के पास में अपने अपने प्रोडक्ट है, किसी का मेडिकेयर है, किसी का मेडिकल प्रोडक्ट है, किसी का ऑप्टिमा, किसी का रिस्टोर, किसी का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हर कंपनी के 3 से 4 प्रोडक्ट है और उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनियम करके वेरिएंट है। तो कहने के लिए आपके पास में 100 से ज़्यादा मेडिक्लेम कंपनीज के प्रोडक्ट के ऑप्शंस हैं। जब ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट ले या नहीं ले। अगर आप एक कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से कौन से वेरिएंट में आप जाएं, ये भी एक दुविधा हो जाती है। फ्रेंड्स कहते हैं कि टाटा की पॉलिसी ले लीजिए, कलीग्स कहेंगे कि आप आदित्य बिरला का पॉलिसी चूज़ कर लीजिए, आपका बैंक आरएम कहता है कि एचडीएफसी और वो ले लीजिए, आपके नेबर या और जो है वो आपको कहते हैं कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई आपको गवर्नमेंट की कंपनी नेशनल, न्यू इंडिया, यूनाइटेड या ओरिएंटल पे भरोसा करना चाहिए। तो इस समय काफ़ी दुविधा हो जाती है। तो मैंने 10 फैक्टर तैयार किए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जिसके हिसाब से आप एक अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसी का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, उसके पहले दोस्तों आपको ये देखना है कि आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। तो आपको एक प्लेन पेपर पे आपको ये लिखना है कि आपकी नीड या रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको एक मेडिकल पॉलिसी का चयन करना है। जैसे अगर कोई यंगस्टर है, सिंगल है, तो उनके लिए हो सकता है कि ज़्यादा सम एश्योर्ड कितने प्रीमियम में मिले, तो कम प्रीमियम पे करना उनकी एक नीड हो सकती है। अगर आप एक मैरिड कपल है तो आपकी पॉलिसी मैटरनिटी कवरेज दे रही है या नहीं दे रही है, आपको ये चेक करना है। और मैटरनिटी कवरेज दे रही है तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद में कवरेज हो रहा है, आपको ये देखना है आपकी मेडिकल पॉलिसी में। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको ये चेक करना है कि आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है वो आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो रही है या नहीं हो रही है, या जो पॉलिसी आप लेने जा रहे हो उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कितने साल के बाद में कवर होती है, या कोई को पेमेंट की कंडीशन नहीं है आपकी पॉलिसी में। आपको ये सब चीज़ें अपनी नीड के हिसाब से देखनी पड़ेगी। अगर आप किसी मेट्रो, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद या अहमदाबाद में रहते हैं और कौन से हॉस्पिटल के अंदर आप अपनी प्लान सर्जरी करवा सकते हैं, या आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं अपनी प्लान सर्जरी के लिए, तो आप उन हॉस्पिटल की लिस्ट बनाइए और वो हॉस्पिटल आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी या नई पॉलिसी में कवर हो रही है नहीं हो रही है, आप उसे देखिए। तो जब तक आपके पास में नीड या रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक आप एक अच्छा मेडिक्लेम नहीं ले पाएंगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको वो 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको मदद करेंगे एक अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस लेने से पहले। तो जो सबसे पहला फैक्टर है मेडिकल इंश्योरेंस में वो आता है कैपिंग। कोई भी मेडिकल पॉलिसी या मेडिक्लेम की पॉलिसी आप चूज करें, उस पर किसी भी तरह का कैपिंग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक एग्जांपल के लिए, अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेते हैं तो उनका रूम रेंट पे 1% कैपिंग होता है, आईसीयू पे 2% कैपिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड का मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो रूम रेंट पे आपको 5,000 रुपीज़ पे होगा और आईसीयू के केस में आपको 10,000 रुपीज़ हॉस्पिटलाइजेशन के केस में मिलेगा। तो मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करें, उसमें किसी भी तरह का कैपिंग नहीं होना चाहिए। चाहे आप स्टैंडर्ड रूम ले रहे हैं, एसी रूम ले रहे हैं, शेयरिंग रूम ले रहे हैं, ट्विन शेयरिंग रूम ले रहे हैं, आईसीयू के चार्जेस हो, हॉस्पिटल के चार्जेस हो, ऑपरेशन के चार्जेस, एनास्थीसिया के चार्जेस हो, स्पेशलिस्ट चार्जेस हो, सुपर स्पेशलिस्ट के चार्जेस हो, बोर्डिंग चार्जेस हो, नर्सिंग चार्जेस हो, किसी भी तरह पे कोई भी कैपिंग नहीं होनी चाहिए कि इस चीज़ में 1% ही मिलेगा या इसमें 2% ही मिलेगा। तो बिना कोई कैपिंग का आप एक मेडिकल इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं। आपको उसमें यह भी देखना है कि जो भी आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें 100% कैशलेस फैसिलिटी होनी चाहिए। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में 100% कैशलेस फैसिलिटी नहीं होती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैपिंग नहीं होनी चाहिए और 100% कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का पेमेंट होना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा जो पॉइंट है वो है वेटिंग पीरियड फॉर एग्जिस्टिंग डिसीज। अगर सपोज आप एक सीनियर सिटीजन हैं, या अगर आपको कुछ बीपी, डायबिटीज, शुगर, थायराइड, हर्निया या और भी कोई दूसरी डिजीज है जिसका ऑपरेशन आप 1 साल या 2 साल या 3 साल में करवाने वाले हैं, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी एग्जिस्टिंग डिसीज मेडिकल इंश्योरेंस में कितने टाइम बाद में कवर होती है।
जनरली सारी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में एक वेटिंग पीरियड होता है 2 से 3 साल का। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 2 साल का होता है, एचडीएफसी अर्गो में 3 साल का है, स्टार के अंदर 3 साल का है और किसी पॉलिसी में ये 4 साल भी हो सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर या आप जो पॉलिसी लेने वाले हैं उसमें वेटिंग पीरियड कितना है। तो जितना कम वेटिंग पीरियड होगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है सब लिमिट। काफ़ी पॉलिसीज ऐसी होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए सब लिमिट होती है कि जैसे हर्निया के लिए 50,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, कैटरेक्ट के लिए 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, नी रिप्लेसमेंट के लिए 1,20,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ में कोई सब लिमिट तो नहीं है, या आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ में कोई को पेमेंट की कंडीशन तो नहीं है। तो जिस किसी पॉलिसी में कोई को पेमेंट नहीं हो या किसी भी डिसीज़ के लिए कोई सब लिमिट नहीं हो तो आपको वो पॉलिसी चूज़ करनी है अपने लिए, ताकि आप हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों फोर्थ जो फैक्टर्स है हेल्थ इंश्योरेंस चूज करने का वो है नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल। हर एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की एक नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल लिस्ट होती है। आपको वो एक्सेल सीट चेक करनी है कि आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी के अंदर जो हॉस्पिटल है वो कवरिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट हर कंपनी की अलग अलग होती है। जैसे एचडीएफसी की नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल 9,000 है, आईसीआईसीआई के 5,000 से ज़्यादा है, स्टार के 10,000 से ज़्यादा है। तो आपको ये चेक करना है कि आप जिस हॉस्पिटल के अंदर प्री प्लान सर्जरी करवा सकते हैं या आपके सिटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल आता है या नहीं आता है। फिफ्थ जो पैरामीटर है वो है टीपीए या क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। दोस्तों हर मेडिकल इंश्योरेंस के ज़्यादातर मेडिकल इंश्योरेंस के टीपीए होते हैं। टीपीए मीन्स थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्लेम इन हाउस सेटल नहीं करते हैं, ये अपने थर्ड पार्टी के थ्रू सेटल करवाते हैं। जैसे अगर नेशनल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो उनका टीपीए टीटीके हेल्थ केयर है। तो जब आप कोई क्लेम देंगे नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस में तो वो अपने टीपीए को वहाँ पे रूट करेंगे। तो इसमें क्लेम प्रोसेस बढ़ जाता है, क्लेम रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और क्लेम ज़्यादा टाइम में मिलता है आपको। तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप ऐसी कंपनी का चयन करें जिसमें कोई टीपीए ना हो, जहाँ पे क्लेम सेटलमेंट इन हाउस किया जाता है। जैसे एचडीएफसी अर्गो है, वहाँ पे टीपीए इन हाउस सेटलमेंट होता है, कोई भी क्लेम इन हाउस सेटलमेंट होता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पे कोई भी टीपीए नहीं है और सारा के सारा क्लेम जो है वो इन हाउस से सेटल किया जाता है। सिक्स्थ जो पैरामीटर है हेल्थ इंश्योरेंस चूज करने में वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। दोस्तों अगर आपको कोई बीमारी है जिसका आप ऑपरेशन करवाने वाले हैं तो उस पर कुछ डिसीज पे पहले भी खर्च आता है ऑपरेशन के, उसे प्री ऑपरेशन या प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस कहते हैं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि आपके ऑपरेशन के बाद में क्योर करने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई होती है, उसे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो काफ़ी पॉलिसीज ये 30 डेज एंड आफ्टर 60 डेज का कवर करती है, कुछ पॉलिसीज ये बिफोर 60 डेज और आफ्टर 90 डेज कवर करती है, और कुछ पॉलिसीज ये बिफोर 60 डेज और आफ्टर 180 डेज तक कवर करती है। तो आपको ये भी देखना है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एटलीस्ट 60 डेज का हो और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एटलीस्ट 90 डेज का हो। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है सेवंथ, वो है मैटरनिटी बेनिफिट का। अगर आप एक यंग कपल है तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है या आप लेना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि मैटरनिटी बेनिफिट है या नहीं है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में मैटरनिटी बेनिफिट नहीं होता है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में कैपिंग होता है कि सिजेरियन ऑपरेशन के केस में 50,000 मिलेगा, नॉर्मल डिलीवरी के केस में 15,000 मिलेगा, और कुछ पॉलिसीज 3 साल के बाद में मैटरनिटी कवर करती है, कुछ 4 साल के बाद में कवर करती है। तो दोस्तों आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका मैटरनिटी कवरेज होता है या नहीं होता है। एक नंबर का जो फैक्टर है वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट। तो दोस्तों एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या होता है। जैसे एक फैमिली है, उन्होंने फैमिली फ्लोटर प्लान ले रखा है, हस्बैंड वाइफ और 2 चिल्ड्रन है। हस्बैंड को अगर एक्सीडेंटली कुछ प्रॉब्लम होती है और उन पे 5 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड है और 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड पूरा उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पे पूरा हो जाता है और सम एश्योर्ड अब 0 हो जाएगा क्योंकि 5 लाख रुपए पूरा वहाँ पे हो चुका है। इस केस में कुछ कंपनीज अगेन 5 लाख रुपए का रिस्टोरेशन करती है ताकि सेम पर्सन को और किसी डिसीज के लिए या फैमिली में किसी और मेंबर को और डिसीज के लिए वो मेडिकल इंश्योरेंस मिल सके, तो इसे रिस्टोरेशन कहते हैं। कुछ कंपनीज के अंदर 100% रिस्टोरेशन होता है और कुछ कंपनीज 200% से लेकर 300% के बीच में रिस्टोरेशन का बेनिफिट देती है। 9th नंबर का जो फैक्टर है वो है एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। कुछ कंपनीज इंडिया में ऐसी है जहां पे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के अंदर फैमिली के एक मेंबर को एक्सीडेंटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली मेंबर, नॉमिनी विल गेट दैट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस।
जैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ पे अगर कोई फैमिली फ्लोटर 10 लाख रुपए की आपने पॉलिसी ले रखी है तो फैमिली में से एक मेंबर को 10 लाख रुपए का पर्सनल एंड एक्सीडेंटल हेल्थ कवर मिलता है। तो अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 10 लाख रुपए का पेमेंट किया जाता है एक कंडीशंस पे, या तो एक्सीडेंटली डेथ होनी चाहिए या तो फिर वो व्यक्ति परमानेंट डिसीज। 10वां जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नॉन क्लेम बोनस। गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज है, जैसे अगर आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो वो 10% आपको नॉन क्लेम बोनस देती है। अगर आपका कोई भी पॉलिसी ईयर में कोई भी क्लेम नहीं आता है तो आपको 10% का नॉन क्लेम बोनस मिलता है। तो नेक्स्ट ईयर ही आपकी पॉलिसी हो जाती है 5,50,000 की। अगले साल भी अगर कोई क्लेम नहीं आता है तो ये पॉलिसी आपकी 6 लाख रुपए की हो जाती है। इस हिसाब से पॉलिसी बढ़ती रहती है। तो आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसे डबल होने में 10 ईयर्स लगेगा, 10 साल तक अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी है जहाँ पे नॉन क्लेम बोनस 25% है, 35% है, और कुछ कंपनीज के अंदर ये 50% का है। जैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान है जहाँ पे 50% नॉन क्लेम बोनस मिलता है। तो अगर आपने जैसे 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है और अगर आपका 1 साल तक कोई क्लेम नहीं आता है तो ये आपकी पॉलिसी 7.5 लाख की हो जाएगी, और उसके नेक्स्ट ईयर भी अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो ये पॉलिसी 10 लाख रुपीज़ की हो जाएगी। तो 100% आपको नॉन क्लेम बोनस का बेनिफिट मिल सकता है 2 ही सालों में। सिमिलरली बेनिफिट आपको HDFC अर्गो भी देती है। तो दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड वो सारे इन्फॉर्मेशन या वो सारे इंपॉर्टेंट पहलू मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। अगर दोस्तों आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे आशा होगी आपके क्वेश्चंस का जवाब देने में। दोस्तों, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो आप सिर्फ प्रीमियम ना देखें। आप कोई भी साइट पे कंपेयर करते हैं, 3 से 4 पॉलिसी के प्रीमियम देखते हैं और सस्ती प्रीमियम पॉलिसी लेना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा ना करें। आप ये देखें कि आपको क्या वैल्यूज मिल रही है, क्या बेनिफिट्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या फीचर्स है, और आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट में वो पॉलिसी फिट हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में एक मेडिकल इंश्योरेंस है तो आप ये ऊपर दिए 10 पॉइंट्स को आप एक बार देखें। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में वो सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो रहे हैं तो आप किसी और एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को किसी नई पॉलिसी में पोर्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास में पॉलिसी नहीं है तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप एक नई पॉलिसी लीजिए। अगर आपके पास में एडिक्वेट इंश्योरेंस नहीं है तो आप सुपर टॉपअप या अपनी पॉलिसी को टॉपअप ले सकते हैं। टॉपअप इस तरह के कुछ प्लान्स होते हैं जो कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के ऊपर आपको एक एनहांसमेंट लिमिट बढ़ जाती है। तीसरी एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके कोई अच्छी पॉलिसी ले, ताकि इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल इमरजेंसीज में वो आपकी हेल्प कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, साइनिंग ऑफ।